नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th एसएसटी का ही एक पार्ट आपदा प्रबंधन को करेंगे। आपदा प्रबंधन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक सीटिंग के अंदर 6 से लेकर के 7 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपदा प्रबंधन से पूछे जाते हैं। तो आपका जो 6-7 अंक है आज के इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन करा दिया जाएगा, जिसको करने के बाद आप अपने अंक को सुनिश्चित कर सकते हो। तो आज के वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो कि 13, 15, 16, 17, 18 और 19 के दोनों सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो देखिए, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा होती है, बाढ़ भी होती है और भूकंप भी होती है, लेकिन जो आतंकवाद है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब कौन मानव जनित आपदा है ये आपको पहचानना है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आप लोग जानते हो उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो यहाँ पे जो महामारी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महामारी जो है ये मानव के द्वारा क्या है, सॉरी, मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा तो इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भी होता है मानव के द्वारा, आतंकवादी मानव के द्वारा, और महामारी भी मानव के द्वारा ही फैलता है। तो हम कह सकते हैं इनमें से सही, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। मतलब सुनामी के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जो समुद्र में बहुत ऊंचा लहर आता है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण आप लोग याद रखिएगा, समुद्र में भूकंप का जो आना है वही इसका प्रमुख कारण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। मतलब कौन ऐसा आपदा है जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो देखिए, भूकंप जो है इससे थोड़ा बहुत मतलब क्षेत्र प्रभावित होगा, ज्वालामुखी से भी थोड़ा बहुत होगा, और बाढ़ से भी एक थोड़ा सा क्षेत्र ही प्रभावित होगा। लेकिन जो ओजोन का परत है, अगर ओजोन के परत में क्षय हो गया यानी कि छेद हो गया, तो ये जो है ये पूरे धरती को तबाह कर सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा आपदा प्रबंधन की परिभाषा पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा एक परिभाषा होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के लिए जो किया गया उपाय है उसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। मतलब कौन ऐसा आपदा है जो कम विनाशकारी है। तो देखिए, इनमें से अगर देखा जाए तो सुनामी अधिक विनाशकारी हो जाएगा, बाढ़ भी अधिक होता है, सूखा भी अधिक होता है, लेकिन जो भूस्खलन होता है ये कुछ मतलब कम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाता है। तो देखिए, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें हमेशा चक्रवात बनी रहती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है इस महीना में ये थोड़ा सा भयानक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आप बाढ़ को बचाने के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे अधिक ध्यान आप लोग को याद रखिए कि नदी के दोनों ओर तटबंधों के निर्माण पर होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे आपको सूखे क्षेत्र के बारे में बताना है। तो जो पूर्वी राजस्थान है उसको हम लोग सूखा क्षेत्र मानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर फाइनल क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि
कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए भूस्खलन यानी कि पहाड़ का जो एक टुकड़ा जो गिर करके टूट जाता है उसको हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। और भूस्खलन की बात करें तो ये कश्मीर और उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब जाइए इधर, इधर से आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने पे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अपना मिल चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? मतलब सबसे अधिक जो बाढ़ है वो कौन किस देश में आता है? तो देखिए बांग्लादेश जो है इसमें हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए जो शब्द है सुनामी, इसके बारे में पूछा है कि ये किस भाषा का हो जाएगा? हिंदी का हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा, जापानी का हो जाएगा या फिर अरबी का हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय कौन सा है? तो देखिए मानव जनित जितने भी आपदा होते हैं जैसे कि आतंकवाद वगैरह हो गया, उसको कम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सामुदायिक जो जागरूकता है उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे ये कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप तो आप सभी जानते हो कि प्राकृतिक द्वारा आता है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए महाराष्ट्र में जो है भूकंप आ रहा था, तो उसका प्रमुख कारण क्या था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रमुख कारण था वो कोयना बांध का निर्माण था। मतलब कोयना बांध का निर्माण जब हुआ तो इस बांध के निर्माण से क्या होने लगा कि महाराष्ट्र में भूकंप आने लगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मतलब भूकंप को हम लोग किसके द्वारा नापते हैं या फिर मापते हैं? तो देखिए भूकंप का जो मापन है ये रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला 17 नंबर आपसे ये कह रहा है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? तो देखिए अपर्दन का मतलब क्या होता है? तो अपर्दन का मतलब होता है कि जो भूमि यानी कि मिट्टी का ऊपर वाला भाग है ये बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? तो भूमि की जो गुणवत्ता है यानी कि उसकी जो उर्वरता है इसका कम होना हम लोग निम्नीकरण कहते हैं। तो ये दोनों पूछिए कि ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो है ये किस गति से होता है? बहुत तीव्र यानी कि तेज गति से, मध्यम गति से या फिर धीमी गति से? तो याद रखिएगा कि ये जो दोनों हैं ये बहुत ही धीमी गति से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपसे ये कहता है कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो देखिए जो बिहार अपना राज्य है इसमें वैसे तो कुछ साल पहले ही भूकंप आया था, लेकिन 1934 में एक भयानक भूकंप आया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए राइट आंसर 1934। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल में गैस लीक हुआ था कुछ ही साल पहले, मतलब 1980 वगैरह के समय में हुआ था। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की आपदा है? तो देखिए गैस जो त्रासदी है ये एक प्रकार का मानव जनित आपदा है, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया एक आपदा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपसे ये कहता है कि भूस्खलन क्या है? तो देखिए भूस्खलन जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखिए आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे भी है। सांप्रदायिक दंगे का मतलब आप लोग जानते हो कि धर्म के नाम पर देश के लोगों को लड़ाना, जो कि आजकल के नेता लोग कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मानव जनित आपदा इनमें से ये तीनों तो है, लेकिन सुनामी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। तो ये PDF दूंगा तो वहाँ पे आप लोग देख लेना है, इसका आंसर वगैरह आप लोग आराम से मिलाते रहना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो मतलब नदी में जो बाढ़ वगैरह आता है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए नदी में जो है इस बाढ़ आने का इसका प्रमुख कारण होता है नदी की तली में अवसाद का जमाव। मतलब अगर नदी की तली में अवसाद का जमाव बढ़ गया तो बाढ़ आ जाता है नदी के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2014, 16 और 18 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। मतलब बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा दाहड़ यानी कि बाढ़ आते रहता है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी बिहार जो है यहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, और जो दक्षिणी बिहार है यहाँ पे हमेशा सुखाड़ आते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। और यह क्वेश्चन भी 13, 15, 18 और 21 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 16, 19, 19, 20, 21, 22 मतलब हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ तो आप सभी लोग जानते हो कि प्राकृतिक के द्वारा आता है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सूखा यानी कि जो सुखाड़ है ये किस प्रकार की आपदा होती है। तो सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा आता है। तो इसका भी ए राइट आंसर ही होना है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। मतलब जो सूखा है ये किस प्रकार आता है, अचानक से आ जाता है, पूर्व सूचना के अनुसार यानी कि पहले से कहकर के आता है कि ध्यान लगा के रखना आज से 6 महीना बाद आऊँगा, या फिर धीरे धीरे आने लगता है। तो देखिए सुखाड़ की जो स्थिति है ये धीरे धीरे आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। मतलब जो सूखा हो जाता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो देखिए भूकंप तो जिम्मेवार नहीं होगा, ज्वालामुखी की क्रिया भी नहीं होगी, अगर बाढ़ आ गया तो सूखा होगा कैसे। लेकिन जो वर्षा की कमी हो गई तो उसके लिए बाढ़ सूखा हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ए राइट आंसर। यानी कि जो वर्षा की कमी होती है ये बाढ़ ला सकती है। अगला क्वेश्चन जो है वो 2012 में पूछा गया था। और क्वेश्चन ये है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। मतलब सूखा आने से अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो उसका मुख्य तरीका क्या है। तो देखिए अगर सूखा से अगर आपको बचाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण कीजिए, यानी कि उसको बचा करके रखिए। और जल संग्रहण करने का एक तरीका होता है, उस तरीकों को मतलब 8वीं में भी पढ़ाया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कुशहा तटबंधन किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए कुशहा तटबंध जो है ये कोसी नदी पर बनाया गया है, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन है। तो देखिए बिहार में जो त्रासदी आती है उन सभी में से सबसे बड़ा है बाढ़, क्योंकि हर साल आता है और ये करोड़ों का नुकसान करके चला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो देखिए भाखड़ा नांगल के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये सतलज नदी पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ है ये कौन नदी लाती है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो दामोदर नदी है ये बाढ़ लाती है, और इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल का जो शोक है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो बताइए कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी पर जो है वो मतलब कौन सा, तो सरदार सरोवर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
कि कृषि सुखाड़ कैसा होता है, मतलब कृषि का जो सुखाड़ है ये किस कारण होता है। तो देखिए कृषि का जो सुखाड़ है नॉर्मल सुखाड़ से अलग होता है और ये मिट्टी में नमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, अगर मिट्टी में नमी का अभाव हो गया तो उसके कारण ये कृषि सुखाड़ होता है, और नॉर्मल सुखाड़ जो है ये वर्षा के कमी के कारण होता है। आइए देखते हैं इस साइड के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है, ये 2017 के अंदर पूछा था। तो याद रखिएगा कि जो बाढ़ है इससे फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, मतलब इनमें से सभी को होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है, मतलब जब ठंड का दिन होता है तो उस दिनों में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आ सकती है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में आ सकती है, और ये दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा सूखा रहता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे तो राजस्थान है नहीं, तो हमारा आंसर गुजरात हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है, मतलब जो बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण है तो क्या। तो बाढ़ का प्रमुख कारण आप लोग याद रखिएगा जल की अधिकता भी हो सकती है, नदी तल में मलबों का निपेक्षण यानी कि मलबा का जमा होना, और वर्षा की अगर अधिकता हो गई तो ये भी बाढ़ ला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी कारण है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो देखिए बिहार के अंदर कुल मिलाकर के 38 जिला है, और 38 जिलों के अंदर आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर 38। अगला क्वेश्चन ये है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, और ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपदा घट गया तो उसका प्रबंधन करने के लिए मुख्य घटक कौन है, मतलब आपदा को बचाने के लिए आपको कौन आएगा। तो देखिए स्थानीय प्रशासन तो आएगा ही आपको बचाने के लिए, स्वयं सेवी संगठन जो है वो भी बचाने के लिए आएगा, और गाँव मोहल्ले के जो लोग हैं ये भी आपदा में आपको बचाने आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके घटक कौन है, इनमें से सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो जब आपदा वगैरह आ जाती है तो मोबाइल केबल के जो होते हैं ये टावर वगैरह टूट जाते हैं गिर करके, और ये क्या हो सकता है, तो ये मतलब एक प्रकार का हो सकता है क्या, संचार में बाधक हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। बाकी ये सब कोई मतलब ये सबसे नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर ये कह रहा है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, मतलब कृषि का जो सूखा होता है नमी के कारण, नमी के कमी के कारण, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है इससे बचने का। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय आप लोग याद रखिएगा, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। बाकी शिक्षा का प्रसार करने से ये सब ठीक नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपसे ये कह रहा है कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। तो देखिए वृक्ष यानी कि जो पेड़ पौधा होते हैं उसके रहने से हमें ये लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की जो संभावना है ये बढ़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, और अगला चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 2014, 16, 20, 21 और 22, मतलब 20, 21, 22 ये 3 साल लगातार तो इधर ही पूछ दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो महासागर होती है यानी कि जो सागर होती है समुद्र, उसके अगर तली पर कंपन हो रहा है तो उसी कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्रकार का जापानी भाषा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, जापानी भाषा का एक
शब्द है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ये है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को कहाँ पे बहुत मतलब भयानक वाला सुनामी आया था। क्वेश्चन 2014 और 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। मतलब बंगाल की खाड़ी में एक भयानक क्या आया था, सुनामी आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर वगैरह दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो भूकंप होती है उसको हमने अलग अलग 5 तरंग में बांट दिया है, और जो सबसे पहले धरती पर आता है उस तरंग का नाम है पी तरंग। क्या नाम है उसका, पी तरंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। उसके बाद पूछेगा कि सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है। तो जो एल तरंग होता है ये सबसे खतरनाक होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। मतलब भूकंप केंद्र से ऊर्ध्वाधर मतलब उससे बिल्कुल ऊपर वाला जो पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऊर्ध्वाधर जो होता है केंद्र, उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका कौन नहीं है ये आपको पहचानना है। और देखिए तरीका नंबर 1 में दिया है कि भूकंप के पूर्वानुमान यानी कि पहले से अनुमान लगाया गया है उसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही तरीका है बचने का। दूसरा तरीका ये है कि भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि ऐसा घर बनाना चाहिए जो भूकंप को झेल सके। तो ये भी काफ़ी सही तरीका है भूकंप से बचने का। तीसरा तरीका ये है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये भी अच्छा है बचने का। और चौथा जो दिया गया है वो ये है कि आप भगवान भरोसे बैठे रहना। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और यहाँ पे हमको गलत तरीका ही पहचानना है। तो भगवान भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि भगवान तो बचाने आने से रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। तो देखिए जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूपटल का ऊपर का जो पृथ्वी पर स्थित स्थान जहां पे भूकंप आता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने कुछ देर पहले किया और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो बताइए कि कौन ऐसा देश है जिसको भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। तो याद रखिए किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन भूकंप तरंग नहीं है। तो देखिए भूकंप तरंग को हम लोग कितने 5 क्षेत्र में बांट दिए हैं भारत के अंदर। और अगर बात किया जाए तो ये भी भूकंप तरंग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो ओ है ये भूकंप तरंग नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे खतरनाक होता है एल वाला और सबसे पहले हम पर पहुंचता है पी वाला। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। मतलब कौन ऐसा शहर है जहां पे भूकंप सबसे अधिक आ सकता है। क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। मतलब देहरादून में सबसे अधिक क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश यानी कि गुजरात का जो कच्छ जिला है उसको हम लोग किस भूकंपीय पेटी में रखे हैं। तो याद रखिए कि उसको हम लोग जोन 5 में रखे हैं और भारत के अंदर 5 जोन ही बना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जीवन रक्षक आश्रम प्रबंधन से पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि
बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। मतलब जब आपके इलाका में बाढ़ आ जाए यानी कि दहाड़ आ जाए तो उस समय आपको कहाँ पे जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, तो बिल्कुल वहीं पे जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो जहाँ पे भूस्खलन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे मलबे के नीचे कुछ लोग दब जाते हैं, तो दबे लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन ये 21 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जब आग से शरीर जल जाए तो जहाँ पे जला हुआ स्थान है शरीर का, उस पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। ठंडा पानी अगर डालोगे तो हड्डी जलने से बच जाएगा। और ये 2012 और 14 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि बगनी यानी कि जो मकान है उसमें अगर आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आप लोग ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया होगा कि आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में हमें अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, है ना, यही करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। बाकी खिड़कियाँ वगैरह नहीं लगाना चाहिए और आग बुझने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी किस स्थान पे आता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि सुनामी समुद्र में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और ये आसान सा क्वेश्चन आप लोग देखिए 14 में, 17 में और कहाँ पूछा है, 18 में, 19 में और 20 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। मतलब संचार व्यवस्था जो बाधित हो जाती है उसका मुख्य कारण यानी कि मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन होता है केबल का टूट जाता है, यानी कि जो तार है अगर वही टूट जाएगा तो आप बात कैसे करोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन है। मतलब संचार का सबसे अच्छा संसाधन पूछा है। तो सबसे लोकप्रिय अगर आजकल देखा जाए तो आज के समय में तो मोबाइल हो जाएगा, लेकिन ये आज के समय से आपको आंसर नहीं देना है। तो आपको ऐसे आंसर देना है जब मोबाइल नहीं था। तो जब मोबाइल नहीं था तब क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। तो इसका आप लोग याद रखिएगा सबसे अच्छा कौन होता है, सार्वजनिक टेलीफोन। तो इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो है इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वैकल्पिक संचार संसाधन में कौन नहीं है। मतलब कौन है जिसको आप लोग संचार के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो रेडियो को कर सकते हो, हेमे रेडियो को कर सकते हो, उपग्रह को भी कर सकते हो, लेकिन अंतरिक्ष को नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला संसाधन कौन सा है। तो वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा मोबाइल ही यूज किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो हमने कुछ देर पहले तो ही किया था कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, संसाधनों की खोज के लिए है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बम विस्फोट तो ये तो मानव के द्वारा होता है, आग लगना ये भी मानव के द्वारा, रासायनिक अगर दुर्घटना हो गया तो ये भी मानव जनित आपदा है। लेकिन जो भूकंप है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आते जाते रहता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप लोग घर बना रहे
हो तो आपको किस आकृति का घर बनाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि घर आपको आयताकार यानी कि कुछ इस तरीके का बनाना चाहिए, तब जा कर के आपके घर पे भूकंप का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो नीचे क्वेश्चन अपना 3 नंबर ये था कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या हो सकता है। तो मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी कट करके तुरंत ढह जाती है और वो पहाड़ी इलाका है, तो आप लोग ढलान पे घर बनाते हो तो ये घर कैसा रहेगा, उचित रहेगा बनाना, अनुचित रहेगा, आपको लाभकारी यानी कि फायदा होगा या फिर उपयोगी होगा। तो अगर ऐसी स्थिति में घर बनाते हो तो आपका घर तुरंत ढह जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुचित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए। मतलब जहाँ पे सुनामी आ रहा है उस क्षेत्र में आपको घर कहाँ पे बनाना चाहिए। समुद्र तट के निकट बनाना चाहिए ताकि सुनामी आए और तुरंत आपके घर को बहा के ले जाए, या फिर समुद्र तट के पास बनाना चाहिए जिससे तुरंत आपका घर बह जाए, या फिर समुद्र तट से दूर यानी कि और ऊंचाई पे बनाना चाहिए। तो बिल्कुल आपको समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पे अपना घर बनाना चाहिए जिससे बाढ़ में आपका घर नहीं बहे, और इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है। तो इनमें से सभी को होती है, इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ से अपना समाप्त हो गया शायद, ठीक है, क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन हमने आज के इस वीडियो के अंदर कर लिया। तो होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आगे भी ऐसे वीडियो देख सको, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।